गुड आफ्टरनून टू ऑल। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नाउ लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वो एग्रीकल्चर इनकम वाला डिस्कशन किया था। वो फाइल मिल गया था आपको, फाइल शेयर किया था ना, बिल्कुल ठीक है। अभी उसमें से क्वेश्चंस जो बाकी के वो उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। वैसे आज एक ही लेक्चर की जरूरत थी, इसलिए मॉर्निंग वाला लेक्चर नहीं रखा था, ठीक है। फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर से फिर नया चैप्टर क्या करेंगे स्टार्ट, वो मैं सोचूंगा कि कौन सा करूंगा, ठीक है, फिर आपको बताऊंगा। नाउ मुझे बता दो क्वेश्चंस कौन से हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 बाकी है जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। स्वाद बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलो स्टार्ट करते हैं। किया नहीं किया वो सब जान लेते हैं, कर ही लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये भी किया हुआ ये क्वेश्चन, ठीक है। कंप्यूटर टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर बी, एज उनका 51 years, अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम हैविंग द टोटल इनकम ऑफ 1 crore 1 lakh। कितना इनकम है? 1 crore 1 lakh। For the assessment year 25-26, assume that his total income comprised of which income? Salary income from house property and interest on क्या दिया हुआ? Fixed deposit। मतलब FD पे इंटरेस्ट मिला है और दूसरा क्या मिला है? इनकम फ्रॉम क्या? हाउस। दोनों नॉर्मल इनकम है ना? दोनों नॉर्मल इनकम है, तो उस केस में हम टैक्स का कैलकुलेशन करें। इसमें मार्जिनल रिलीफ मिलने के पूरे क्या है चांसेस, क्योंकि इनकम आपकी स्लाइटली 1 crore से ज्यादा है। तो ये आई थिंक 5th या 6th टाइम मैं बता रहा हूँ, यू हैव टू चेक एंड यू हैव टू फिगर आउट कि दैट एक्स्ट्रा 1 lakh रुपीज जो है वो आपके ऊपर बर्डन नहीं क्रिएट कर रहा है। मतलब तो हम लोग क्या करते हैं, तो थोड़ा दूसरी तरीके से समझाता हूँ। तो व्हाट कुड हैव बीन योर टैक्स लायबिलिटी इफ योर इनकम इज एग्जैक्टली 1 crore, ठीक है। तो वो स्टेप 2 में हम वही करते हैं कि इफ योर इनकम इज 1 crore रुपीज देन व्हाट कुड हैव बीन द टैक्स लायबिलिटी। सो द टैक्स लायबिलिटी वुड हैव बीन कितना होगा? तो टैक्स पेयर का एज कितना है? 50, मतलब नॉन सीनियर है, तो वही स्लैब आएगा अपना 10 लाख तक 1,12,500, बैलेंस 90 lakhs। ओके, 90 lakhs का कितना परसेंट करना है? 30, इट कम्स टू 27 lakh। तो 27 lakh रुपीज प्लस 1,12,500, मतलब 28 lakh 12,500। दिस इज योर बेसिक टैक्स, ओके। अभी इसके ऊपर 10% सरचार्ज आएगा, तो 2,81,250 सरचार्ज हुआ। डिफॉल्ट में मैंने नहीं देखा, डिफॉल्ट के अंदर स्लैब क्या होगा, डिफरेंट आएगा। मैं सीधा फ्लो में ही चला गया, मैंने वो देखा ही नहीं डिफॉल्ट वाला। तो अगर डिफॉल्ट वाला होगा तो फिर थोड़ा स्टांस चेंज करना पड़ेगा। अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, फिर भी मार्जिन रिलीफ तो मिलेगा ही, क्योंकि आपका एक लेवल के बाद तो दोनों स्कीम में 30-30 लगता है। डिफॉल्ट में कितने बार लगता है? 15 लाख के अंदर। नॉर्मल में कितने बार लगता है? 10 लाख। तो करना पड़ेगा अभी, ठीक है। 3 लाख तक कुछ नहीं, देखो ओरली कर सकते हैं। 3 लाख तक कुछ नहीं होगा, अप टू 3 लाख इन डिफॉल्ट रिजीम, ठीक है। नो टैक्स
3 lakh to 7 lakh 5% means 20,000. 7 lakh to 10 lakh. Okay. कितना परसेंटेज है? ठीक है ना, 10%, मतलब कितना होगा 30. 10 लाख टू 12 लाख 2 lakhs, उसका कितना 15%, मतलब 30 प्लस 30 प्लस 20 कितना हुआ अभी तक 8. 12 लाख टू 15 लाख कितना होता है 3 लाख. 3 लाख का कितना 20 प्लस 60 140 हुआ. 80 प्लस 60 140 हुआ. कंफर्टेबल है सब? तो 1,40,000 is your tax liability if your income is exactly 15 lakh. Okay. So beyond 15 लाख के बाद तो कितना इनकम है 85 lakhs है ना, तो 85 lakhs का 30% का मैं सिर्फ 1 करोड़ पे निकाल रहा हूँ. फिर 25 लाख प्लस 1 लाख 40 27 लाख 26 लाख 20,000 26 लाख. ये आपका टैक्स आया अप टू 1 CR. इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूं सरचार्ज से तो योर सरचार्ज इज 2,69,000. ये सरचार्ज तो आपको देना ही देना है. बट अभी आपके ऊपर अनफॉर्चुनेटली कितना सरचार्ज आएगा 15%. ओके, तो 15% सरचार्ज आएगा. इसका मतलब क्या होगा कि वो जो एक्स्ट्रा टैक्स है ना वो 1 लाख से तो ज्यादा ही आ रहा है. क्यों? क्योंकि अभी मैं क्या करूंगा 15% सरचार्ज लूंगा तो 10% पे 269 आ रहा है ना आपका, आ रहा है ना 269. तो 15% पे तो उसका 4.5 या 4.25 के आसपास आएगा ही आएगा. ठीक है ना, प्लस वो 1 लाख के ऊपर 30% आप क्या दोगे टैक्स दोगे, तो 110% क्या मिलेगा मार्जिन. तो गिनना आपको खुद है. ठीक है ना, आपको ऑलरेडी करवा रखा है. 2 स्टेप्स करेंगे. कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, उसमें स्लैब लेना है अप टू 3 लाख, नो टैक्स 3 to 7. ठीक है, तो स्टार्ट करो, मैं फिर चेक करने आता हूँ. ठीक है, राइट कर रहे हो. चलो यही क्वेश्चन करना है और जिसका हो जाए ना वो फिर क्वेश्चन नंबर 6 का ले. फिर क्वेश्चन नंबर 6 में 2 करोड़ 1 लाख. जिसका 6 भी हो जाए वो 7 करे, क्योंकि उसमें 5 करोड़ कितना है 1 लाख है.
हमारी यार
कितने लगे? 15%। तो 1 लाख गया था। इधर एड नहीं करेगा यार, 2 लाख 2 3 लाख यार। डायरेक्ट डायरेक्ट करने क्या है, कौन सा आंसर है? 5 6 7 दोनों तीनों का आ गया। 7 करोड़ 1 लाख। सिक्स में ऑप्ट आउट है, मतलब 6 लाख वाला क्वेश्चन नंबर 5 में कितना मार्जिनल रिलीफ आया? 69,000 is your marginal relief. Okay. And tax liability? 31 lakh. 81,000. 360. ये आपका क्या होगा? टैक्स लायबिलिटी।
क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या करना है, क्वेश्चन 6 में ऑप्ट आउट करना है। तो स्लैब कितना लगेगा, 3 लाख वाला लगेगा कि 2.5? एज देख लेना, एज कितना है, 58। और जब क्वेश्चन नंबर 7 करो तब एज कितना है, 65। एंड इसमें भी क्या कर रहा है, इसमें तो मजदूरी करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, बोर्ड टैक्स है, मतलब बीएससी में भी गिनना है, ऑप्ट आउट में भी गिनना है। सिक्स में क्या है बोलो, मार्जिनल रिलीफ क्वेश्चन 6 में 5,18,000, ये आपका क्या होगा, मार्जिनल रिलीफ। एंड टैक्स लायबिलिटी 7 lakh 70 lakh 55,780 7 ये नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैं दोनों करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में ये मार्जिनल रिलीफ 2-3 लोगों ने बताया है, ठीक है, सही है। चलो अपने इसको स्टार्ट करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6, 7 मत करो, 6 पे फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 6, चलो फोकस करो। देखो, जिन लोगों को अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो यहाँ पे ध्यान से देखे सब लोग, ठीक है ना, क्योंकि इसका कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स लायबिलिटी किस पे कैलकुलेट करना है, 2 करोड़ 1 लाख, कौन से स्कीम में कैलकुलेट करना है, ऑप्ट आउट। ऑप्ट आउट करेंगे तो स्लैब अलग लगता है, सो स्टेप 1 एंड स्टेप 2, ठीक है ना, कैलकुलेटिंग। सो बातें नहीं, यहाँ पे ध्यान दो। एज कितना है टैक्स पेयर का, कुछ 58 ईयर्स तक, मींस नॉन सीनियर सिटीजन। ओके, सो अप टू 10 लाख तक कितना टैक्स लगता है, तो अप टू 10 लाख तक कितना लगेगा, 1,12,500। एग्री। सो बैलेंस कितना बचा, सो बैलेंस आपका कितना बचा, 1,90,00,000। तो 1,90,00,000 का कितना करेंगे, 30, तो वो कितना होगा, 57। सही है, 1,90,00,000। ओके, सो 57 लाख, 57 लाख
30,000। चलो कितना आ रहा है सब लोगों का? सो ये आपका टैक्स हो जाएगा 58,42,500 प्लस इसमें मैं क्या ऐड करूंगा? प्लस इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे? सरचार्ज। सरचार्ज एट द रेट ऑफ कितना करूंगा? 25। स्टेप 1 में तो 25 होगा ना। ओके कितना है? 14 लाख 625। सो टोटल 73 lakh 3,000 देन प्लीज डोंट टॉक नाउ। यहाँ पे देखो नेक्स्ट, अभी हमको टैक्स किस पे कैलकुलेट करना है? टैक्स ऑन किसके ऊपर कैलकुलेट करना है? 2 करोड़। ओके तो टैक्स ऑन 2 करोड़ प्लस इसमें कितना सरचार्ज हम ऐड करेंगे? 15% क्या करेंगे हम सरचार्ज प्लस 100% टैक्स ऑन विच इनकम? एक्स्ट्रा इनकम। ओके सो लेट्स कैलकुलेट द टैक्स ऑन 2 करोड़। देखो जिसका हो गया वो भी बातें मत करें, यहाँ पे ध्यान दें। अप टू 2 करोड़ तक कितना टैक्स आएगा? तो अप टू 10 लाख तक तो हमने गिना हुआ है कितना ऑलरेडी, 1,12,000 कितना 500। तो बैलेंस कितना आएगा? तो बैलेंस आएगा 1 पॉइंट कितना 9 करोड़, उसका 30% मतलब कितना होगा? 57। 57 लाख है, इसको टोटल करोगे तो 58,12,500 प्लस 15% सरचार्ज 87,1875 प्लस 100% टैक्स ऑन विच इनकम? एक्स्ट्रा इनकम मतलब कितना होगा? 1 लाख। सो टोटल 375। अग्री? नाउ डिफरेंस बिटवीन दिस टू अमाउंट is called marginal relief. कितना आ रहा है? 5 लाख। ये आपका क्या होगा? मार्जिनल रिलीफ। एंड टैक्स लायबिलिटी क्या होगा? तो ये आपका टैक्स लायबिलिटी होगा ना 6784 प्लस 4% क्या करना है? डन? आ रहा है इतना? हो गया? मिस्टेक हो गया कहाँ? ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 7। दोनों स्कीम में गिनना है, थोड़ा मजबूरी वाला फीलिंग आएगा बट गिनना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 किसी ने गिन लिया? कितना है बोलो? मार्जिनल रिलीफ ऑप्ट आउट पे कितना है? ऑप्ट आउट 17 लाख एंड 115 BAC 17 lakh 3,900 चलो कैलकुलेट करो फिर इसको भी मैं सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन 7 25। मतलब वो तो मैंने पूछा, आपने बताया कि BSc में रिलीफ नहीं आ रहा है। BSc में मार्जिनल रिलीफ नहीं आ रहा है ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है वो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ तब चेक करते हैं। एक स्टूडेंट ने बताया 17 लाख 3,000 कितना है? 900। हाँ हमारा कुछ नहीं करना पड़ता है 115 BSc वाले में मार्जिनल रिलीफ नहीं आएगा ये कंफर्म, क्योंकि above 2 CR वैसे भी 25% है। So here in this case your incremental income is 3 crore 1 lakh. So it is a huge gap, ठीक है ना? तो
नहीं आए मार्जिन ये 17,3,03,900 ने अपना आंसर विड्रॉ कर लिया है। ओके तो नहीं आ रहा है मार्जिन जल्दी आ गया सबका पीछे मैं सॉल्व करूँ अभी यस हाँ आया कि नहीं आया 17 लाख कितना आ रहा है 18 लाख 80 बीएससी वाला कौन सा ऑप्ट आउट में गया 37 है 5 करोड़ 1 लाख है 5 करोड़ से ऊपर 37 है एंड इधर 25 है ठीक है चलो मैं बताता हूँ अभी ध्यान दो 5 करोड़ 1 लाख एज आपने आई होप चेक किया होगा कितना 65 so make sure that you are not mistaken in taking the slab okay ना क्योंकि the in case of senior citizen जो tax rate होता है slab वाला वो different होता है okay so first of all we are going to calculate under the opt out so in opt out okay and under 115 BSc so in opt out up to 3 lakh कोई टैक्स नहीं लगेगा ना क्योंकि सीनियर सिटीजन ठीक अभी एग्जाम में यही क्वेश्चन आया ओके सेम टू सेम आया तुमने बोला वैसा डिट्टो क्वेश्चन आया बट मैं आऊंगा ना तो मैं थोड़ा चेंज करूंगा मैं कर दूंगा एनआर ठीक है ना मतलब पार्टी कौन है नॉन वेस्ट तो वापस यहाँ पे स्लैब कितना हो जाएगा 2.5 डीटी में एक वर्ड से पूरा गेम क्या हो जाता है चेंज ठीक है ना तो वो उसी के लिए अपने यहाँ पे बैठे ठीक है तो अप टू 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा ओके 3 लाख टू 5 लाख कितना लगेगा 5 सो कितना होगा 10,000 5 लाख टू 10 लाख 20% सो कितना होगा 1 लाख सो बैलेंस is 4 crore 91 lakh correct
उसका भी 30%। 14 लाख नहीं होगा, 1 1 करोड़ crore 47 lakh 30,000. 1 करोड़ 47 लाख 30,000. 30,000। देखो एक बात बोलता हूँ, बुरा मत मानना आप। अगर कैलकुलेशन में एरर होता है ना, कैलकुलेशन, ठीक है ना, तो फिर नहीं चलेगा। समझ रहे हो ना? मतलब मान लो कि आपका कॉन्सेप्ट करेक्ट है पर आप कैलकुलेशन में ही क्या कर रहे हो, एरर कर रहे हो, तो फिर बुरा मत मानना, आप सीए में बनने के लायक नहीं। समझ रहे हो ना? तो कैलकुलेशन एरर इज क्राइम इन प्रोफेशनल कोर्स, ओके ना? सो डोंट डू दैट। तो सर उसको कैसे कम किया जा सकता है? तो बाय हैविंग फोकस ऑन दैट, ठीक है ना, कि कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, ओके ना? क्योंकि ये क्या है, एक ऐसा वो होता है ना, जैसे अपने नहीं होता है कि दीमक की तरह होगा, ठीक है ना, वो आपके मार्क्स खा जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? तो कैलकुलेशन के अंदर थोड़ा क्या रखें, ज्यादा ध्यान रखें, ओके ना? ये बाद में कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं हो रहा है, कैलकुलेशन एरर हो रहा है, तो वो चलेगा नहीं। ऐसा आपने भी देखा होगा ना, माँ एग्जाम देने बैठते 12th में भी एक्सपीरियंस किया होगा कि सर एक कैलकुलेशन एरर होगी, 5 मार्क्स चले गए। तो कैलकुलेशन एरर नहीं करना है। वैसे ही तुम ऑक्सीजन सपोर्ट पे हो, उसमें भी तुमने क्या कर दिया, एरर कर दिया, तो फिर वैसे ही क्या होगा, ऑक्सीजन मास हट जाएगा ना फिर, ठीक है? फिर वेंटिलेशन में चले जाना पड़ेगा, ठीक है? नाउ कितना है बोलो? 1 करोड़ 48 लाख 40,000। इस पे हम लोग क्या ऐड करेंगे? एट द रेट ऑफ 37। कितना हुआ? 14 की 40 20 ओके 90,800। सो टैक्स एंड सरचार्ज कितना है? 2 crore 3 lakh 2 करोड़ 3 लाख 30,000. 30,000। ये आपका टैक्स एंड सरचार्ज है। ये तो एक ही स्टेप हुआ ना, ठीक है? फिर हम लोग स्टेप 2 कैलकुलेट करते हैं। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे? टैक्स ऑन किसके ऊपर? 5 करोड़ प्लस किस पे 25% क्या करेंगे हम? सरचार्ज प्लस 100% टैक्स ऑन विच इनकम, तो जो आपका एक्स्ट्रा इनकम होगा उसके ऊपर, ठीक है? तो बताओ कितना होगा टैक्स 5 करोड़ के ऊपर? तो अप टू 10 लाख तक तो कितना था? 1 लाख कितना? 10,000. सो बैलेंस 4 करोड़ 90 lakhs, उसका कितना? 30। सो 1 करोड़ 47 लाख। ओके 1 करोड़ 47। सो 1 करोड़ 48 लाख 10,000, करेक्ट? प्लस इसमें आपको क्या ऐड करना है? 25%. एट द रेट ऑफ 25। कितना होगा? 37 लाख 2,500 प्लस 100% टैक्स ऑन एक्स्ट्रा इनकम, मतलब 1 लाख। सो टोटल प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा? 12,000। ये आपका स्टेप 2 का आंसर आया होगा सबका। डन ना? ठीक है। सो 186 12,500 एंड 2 करोड़ 3 लाख 30,800। कौन सा वाला टैक्स कम है? 1 करोड़ 86। तो डिफरेंस बिटवीन दिस टू अमाउंट कॉल्ड एज अ मार्जिन, ठीक है? तो क्या होगा मार्जिन? 18,300। ये आपका दोस्तों मार्जिनल रिलीफ होगा। टैक्स लायबिलिटी तो आप समझते ही हो, अभी उसमें लास्ट में जाके 4% सेस क्या कर देना है। डन। BSc is very simple. You don't have to calculate the surcharge, sorry, margin relief in that. क्योंकि आपका इनकम ऑलरेडी 2 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, तो सरचार्ज कितना आता है? 25। सो अप टू, यहाँ पे तो सीनियर सिटीजन हो के कोई भी हो, ठीक है ना, अपने को कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अप टू 3 लाख तक क्या कुछ नहीं, 3 लाख से कितना 7 लाख, कितना 5 लाख, तो 20,000। देन 7 लाख टू 10 lakhs, ओके 10% 30,000, ठीक है? 10 लाख टू कितना 12 lakhs 15, अगेन कितना 30,000। देन 12 लाख टू 15 lakhs, फिर 20, कितना होगा 60, ओके? सो बैलेंस कितना है?
बैलेंस आएगा 4 4 करोड़ 86। उसका कितना करोगे दोस्तों? 30%। कितना हो? 1 करोड़ 45 लाख 1 करोड़ 45 लाख 80,000 80,000। सो टोटल 1 करोड़ 47 लाख 20,000 ओके। ये आपका सिर्फ क्या होगा? टैक्स। सरचार्ज एट द रेट ऑफ कितना लगेगा? 20%। मैक्सिमम अंडर सेक्शन 115 BS कितना हो? 36 लाख 80,000। ओके। सो कितना होगा? 84 लाख एग्जैक्ट ना? ये टैक्स एंड सरचार्ज आएगा। 4% सेल आपको क्या करना पड़ेगा अलग से। ओके। इसमें मार्जिन रिफ इसलिए नहीं आएगा क्यों? क्योंकि आपका एक्स्ट्रा इनकम जो है वो 1 लाख नहीं है। 3 करोड़ कितना है? 1 लाख। तो वी डोंट हैव टू कैलकुलेट द मार्जिन रिफ इन दिस केस बिकॉज इनकम स्लाइटली ज्यादा नहीं है, बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? सो इन दैट केस मार्जिन रिफ आएगा। अभी नीचे एक नोट लिखो। ये लिख लिया था आपने कि बाकी है? तो ये लिख लो पहले। मतलब आंसर तो लिख कुछ कुछ तो लिखा होगा ना। ठीक है, तो आंसर करेक्ट कर लो। इस प्लान बना रहे डन। नीचे नोट लिखो। लिखो नोट। मैक्सिमम सरचार्ज, मैक्सिमम सरचार्ज अंडर सेक्शन 115 BAC, अंडर सेक्शन 115 BAC shall be 25%. Shall be 25%. Shall be 25%. So no marginal relief. So no marginal relief under section 115 BAC. No marginal relief on 115 BAC. अभी चलो कोई क्वेश्चन बाकी है वो मुझे बताना। ऐसे तो ये टिक किया हुआ, ये 12 हो गया होगा, 10 भी हो गया, 9 बाकी है। ये हो गया, 8 भी हो गया, अभी 7 भी हो गया, 6 5 अभी किया, 4 भी हो गया। मतलब सब पे टिक किया हुआ है, मतलब हो चुका है। ठीक है, अभी एक छोटा सा डिस्कशन है, ठीक है, सेक्शन नंबर 9 को लेकर, वो अपने कंप्लीट करते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए आपका फिर फ्राइडे क्या है? टेस्ट है, 50 मार्क्स का पेपर मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक्सपेक्ट करके चलना कि थोड़ा क्या होगा, टफ होगा। मतलब चेक मैं नहीं करूँगा, ठीक है, चेक मुझसे होता नहीं है, वो बिल्कुल बच्चों का करियर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है ना, मेरे जैसा इंसान चेक ना करे तो ही ज्यादा क्या है, बेटर है। नाउ क्या बात कर रहा था? हाँ, सेक्शन नंबर 9 अपने क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। Okay, from the next lecture onwards, we will start with the chapter called salary, income from salary. मतलब अगर आप जॉब करते हो, ठीक है,
तो आपको सैलरी मिलेगा, ठीक है ना, मिलेगा ना सैलरी, फ्री में थोड़ी काम करो। तो सैलरी मिलेगा तो सैलरी इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है? तो बोले बहुत सिंपल है सर, इतना ज्यादा लोड नहीं लेने। जो खाते में क्रेडिट होता है, मतलब जो अकाउंट में क्या होता है क्रेडिट होता है, उस पर क्या दे देने का, टैक्स दे देने का, अगर आता है तो, ठीक है ना, नहीं आता है तो नहीं पे करने का। लाइफ इज सो इजी सर, ठीक है ना, स्ट्रेस मत लो, ठीक है ना, जो अमाउंट क्रेडिट होता है वो क्या करते हैं, टैक्स पे करते हैं, ठीक है। तो देखेंगे वो आपको पता चलेगा कि क्या होता है सैलरी, ठीक है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं विद द सेक्शन नंबर 9। देखो मैं ना प्रोविजंस नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं प्रोविजन आपको ऑलरेडी टेबल फॉर्मेट में करवा देता हूँ, ठीक है। तो आपको मटेरियल इश्यू तो होगा, पर वो मटेरियल जो होगा ना वो आपके लिए होगा, तो प्रोविजंस आपको क्या करनी पड़ेगी, खुद पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। मैं पूरा उसका क्या बना दूंगा, चार्ट बना दूंगा, कुछ कुछ जगहों पे उसके ब्लैंक छोड़े होंगे तो वहां पे जाके आपको लिखना पड़ेगा। तो 50% केसेस में प्रोविजन आपको क्या करने को आएगा, खुद से रीड करने को आएगा, खुद से समझने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, समझाने के लिए मैं हूँ, ठीक है ना। आपको रीड क्या करना है, आप तो क्या करना है, जिस दिन लेक्चर होता है घर जाके क्या कर लेना, उसको रीड करना है, तो सेम डे क्या होगा, रिवीजन पे होगा। फिर तुमने क्या किया, मैंने बता दिया, तुमने पढ़ा 4 महीने बाद, ठीक है, तो होगा क्या, तो फिर अपना तो गजनी सिस्टम होता है, ठीक है ना। गजनी में तो 15 मिनट के बाद भूलता था, यहाँ पे तो 5 मिनट बाद भूल जाते हो, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो ये सब आपको बताया हुआ है, देखो कोई भी रैंडम पकड़ो, राउंडिंग ऑफ क्या लिखा है, इनकम, फिर राउंडिंग ऑफ क्या लिखा हुआ है, टैक्स। एग्जाम के अगले दिन है ना, एग्जाम के अगले दिन मटेरियल नहीं पढ़ना है, ये जो नोट आपको लिखवाता हूँ ना, वो जो टेबल फॉर्मेट में, वो आपको क्या करना है, पढ़ के एग्जाम के एक दिन पहले। हाँ, तुमने इसको ही क्या कर लिया है, बेस बना लिया, बोले सर अब हम मटेरियल नहीं पढ़ेंगे। अभी देखो राउंडिंग ऑफ कितना लंबा लिखा है, मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट पकड़ने का, अगर वो 5 से ज्यादा हो तो ऊपर साइड, 5 से नीचे हो तो लोअर साइड। इफ द लास्ट अमाउंट 5 होता है तो हायर साइड मल्टीपल ऑफ टाइम पे राउंड ऑफ। वैसे ही राउंडिंग ऑफ क्या होता है, टैक्स। ओके, स्टार्ट करते हैं विद द सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 के अंदर दोस्तों टोटल कितने कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, 9। कितने हैं, 9 में कितने सब सेक्शंस हैं, 9। ओके, बट हमको 9 नहीं करने, हमको कितने करने, ओनली 4। मतलब हमको कितने एक्सेप्शन करने, ओनली 4 एक्सेप्शंस। समझना आप लोग, इसका थोड़ा बहुत ग्लिम्स आपको पहले दे दिया था, ठीक है, बट फिर से ऐसा मान के चलते हैं कि नहीं कुछ बताया है, पूरा वापस से बता दो, ठीक है। सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 9, ठीक है, समझ। द कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड अराइज इन इंडिया, डीम्ड अराइज इन इंडिया, ठीक है। फिर आप लोग ये लिख लेना, डीम्ड अराइज मतलब क्या होता है कि इनकम, मैंने आपको क्या बोला था, डीम्ड वर्ड जो है ना, डीम्ड वर्ड जब होता है ना कि लाइक अपने बोलते हैं ना तुर्क का इक्का, ठीक है, मतलब आप बाजी लेके बैठे हो, सबको लग रहा है कि आप हार रहे हैं, ठीक है, पर तुमको पता है कि अपने पास एक कार्ड पड़ा है, वो लास्ट में फेंकेंगे, ठीक है ना, तो होगा क्या, अपने जीत जाएंगे। तो इनकम टैक्स वाला क्या है, बोले जब तक नॉर्मली मैटर संभलती है ना, तब नॉर्मली संभाल, अगर नहीं संभलेगी तो आगे क्या कर लेने का, डीम्ड। एंड वंस द डीम्ड इज यूज्ड इट मींस द ऑल दे हैव पुट ऑल द थिंग्स रेस्ट टू एंड, ठीक है ना, वो सब कुछ उन्होंने खत्म कर दिया। तो अराइज नहीं हो रहा है, अराइज हो ही नहीं रहा है, तो बोले काम करो डीम्ड अराइज करो। बोले अराइज नहीं, अरे डीम्ड अराइज बोला ना, खत्म, डिस्कशन क्या होगा, खत्म, नो फर्दर डिस्कशन, ठीक है ना। बोले सर लॉजिक, नो लॉजिक, डीम्ड अराइज। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बट बाद में क्या होता है, डीमिंग फिक्शन ऐसे ही नहीं इंसर्ट होता है, ठीक है ना। डीमिंग फिक्शन इंसर्ट होता है क्यों, क्योंकि जेन्युइनली आपने ट्रांजेक्शन को क्या किया है, you have fabricated the transaction in a such a manner that that particular income is never arise in India, but that income is supposed to arise in India। मतलब आपने क्या किया बताए, ट्रांजेक्शन को उस तरह से क्या किया, फैब्रिकेट मतलब उस तरह से उसको बनाया, प्लांट किया, स्क्रिप्ट किया, ठीक है, फैब्रिकेट मतलब बनाना। तो आपने ट्रांजेक्शन को कुछ इस तरह से आर्टिकुलेट किया है, मतलब इस तरह से बनाया है कि ऐसा ही लगेगा कि इनकम तो अराइज कहाँ हुई है, आउटसाइड। पर इनकम गवर्नमेंट ने क्या बोला, बोले देखो आपने हमको उल्लू बनाया, अच्छा किया, अभी हम लोग क्या बनाएंगे, सेक्शन बनाएंगे। हम एक ही बार उल्लू बनेंगे, दूसरी बार क्या करेंगे, सेक्शन बनाएंगे, फिर वापस उल्लू बनेंगे, फिर क्या बनेंगे, मतलब उल्लू बनते रहेंगे, सेक्शन बनाते रहेंगे।
समझना है, एसएससी इज अ टीचर फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो मैं 4 नाम बताता हूँ जो आपको याद रखने हैं। कभी उन्होंने टेस्ट नहीं किया एग्जाम में, ठीक है, पर आपको कॉन्सेप्चुअली उसको समझना है। 4 कौन से नाम है, मतलब देयर आर 4 incomes in which the income is deemed arise in India even if it is arise outside India. Okay, so number 1, first income is interest income, ठीक है। सेकेंड इनकम इज एफटीएस, ठीक है ना, दैट इज अ फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है, फुल फॉर्म में आपको लिखवा दूंगा जब आप लिखोगे तब। थर्ड कौन सा है, रॉयल्टी। फर्स्ट इज इंटरेस्ट इनकम, सेकेंड इज एफटीएस, थर्ड रॉयल्टी। ओके, एंड फोर्थ इनकम जो है वो कौन सा है, डिविडेंड्स। In this 4 income, even if the amount is received outside India or arise outside India, okay ना, but we will treat that it is deemed arise in India. Of course उसके पीछे हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होंगे, नेक्सस, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग नेक्सस मतलब कनेक्शंस होंगे, ठीक है। उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेवकूफी बात कर दी, ठीक है ना, बिल्कुल आप टेक्निकली बिल्कुल ही डिफीट हो रहे हो और फिर आप आके डीम्ड अराइज वर्ड यूज नहीं कर सकते, समझ रहे हो, ठीक है। तो मैं एक स्टोरी प्लांट करता हूँ, समझना क्या स्टोरी क्या है। जैसे मान लो कि एक यूएसए कंपनी है, ठीक है, एंड मतलब यहाँ पे रखते हैं XYZ इनकॉर्पोरेशन, ओके, और यहाँ पे एक कंपनी है कॉल्ड ABC इनकॉर्पोरेशन, ओके, लोकेटेड इन यूके। ओके, नाउ यूएसए कंपनी ने ये ABC इनकॉर्पोरेशन को दे प्रोवाइड सम टेक्निकल सपोर्ट, ओके, एंड टेक्निकल सपोर्ट के बदले में उन्होंने क्या चार्ज किया, तो टेक्निकल सपोर्ट के बदले में उन्होंने क्या चार्ज किया, रॉयल्टी। रॉयल्टी आप, आई होप आपको पता ही है रॉयल्टी मतलब क्या होता है, कि लाइक ABC इनकॉर्पोरेशन इस टेक्निकल सपोर्ट से जितना भी टर्नओवर करेगा उसका एक परसेंटेज यूएसए की कंपनी को मिलेगा। सो लेट्स अज्यूम द 1% इज अ रॉयल्टी अमाउंट, ठीक है, विच इज आई थिंक फेयर इनफ। ओके, सो द टर्नओवर इज 100 करोड़ इन INR, मतलब मैंने कन्वर्ट करके बताया 100 करोड़ रुपीस का क्या हुआ है टर्नओवर। तो 100 करोड़ का अगर आप 100 नहीं, अपने 400 करोड़ रखते हैं, तो 400 करोड़ का अगर मैं 1% करूंगा तो कितना होगा, 4 करोड़ होगा। तो 4 करोड़ रुपीस का रॉयल्टी इनकम है, ठीक है। तभी ये ट्रांजेक्शन को देखने जाए तो इसका तो इंडिया की टेरिटरी से कोई लेना देना है, कोई टेरिटरी से कोई लेना देना नहीं, मतलब they are not touching Indian soil, okay, so they are not supposed to pay tax in India because we are doing everything outside India. हमारे इंडियन सॉइल पे आए कुछ बिजनेस करने के लिए, नहीं आए, सब कुछ कहाँ हो रहा है, बाहर, तो कोई टैक्स देने का नहीं। गवर्नमेंट ने बोला हमको है ना आधा पिक्चर ही दिखाया गया, क्या दिखाया गया है, आधा पिक्चर। तो अभी हम लोग उनका पिक्चर उतारेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको आधा आधा पिक्चर दिखा। तो इंटरवल से पहले आप ही आप होंगे, इंटरवल के बाद हम होंगे, आया तुमको समझ, और दी एंड हम करेंगे क्योंकि स्टार्ट तुमने किया। ओके, तो उन्होंने दी एंड कर दिया। कैसे कैसे करने का दी एंड, वो बोले देखो ये ABC इनकॉर्पोरेशन ने जो रॉयल्टी पे किया ना, नाउ दिस टेक्निकल सपोर्ट इज फॉर द वन पुणे बेस्ड फैक्ट्री, ठीक है ना, जो पुणे बेस्ड फैक्ट्री किसका था, तो वो किसका था, ये यूके कंपनी का। मतलब क्या हुआ, ये तो क्या होता है, टेक्निकली आपको पुणे वाली ऑफिस से अप्रोच करके यूएसए वाली कंपनी को अप्रोच करना था ना, बट आपने जानबूझ के बाहर बाहर ट्रांजेक्शन करवा दिया ताकि इंडिया में क्या हो, वो 4 करोड़ रुपए क्या ना लगे टैक्स। तो ये इनकम अराइज कहाँ पे, आउटसाइड इंडिया। तो फंडामेंटली ये कौन सी इनकम है, फॉरेन। बट बाद में उन्होंने क्या बोला कि इट इज डीम्ड अराइज इन इंडिया, इट मींस वी हैव डिफीटेड द फंडामेंटल प्रोविजन, नाउ इट इज विच इनकम, इंडियन। बोले सर इट इज नेवर इंडियन इनकम, ओके, डीम्ड इंडियन इनकम, क्या ऐसे ही पढ़ा जाता है लॉ। आ रहा है तुमको सब, देखो वी आर लुकिंग फॉर सम कंक्लूजन, सो वी हैव अ कंक्लूजन। ऑफ कोर्स इट इज नॉट फेवरेबल फॉर वन समवन, बट स्टिल वी हैव अ कंक्लूजन। तो क्या इनकम होगा, बोलो डीम्ड इंडियन इनकम, तो यू हैव टू पे टैक्स इन इंडिया, तो दिस यूएस कंपनी इज supposed to pay tax in India.
बोले सर वो लोग कब फाइल करेंगे? तो वी हैव इंट्रोड्यूस अनदर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड टीडीएस। बोले इसको पेमेंट है ना, टैक्स काट के करो, ये सब बाद में आते नहीं है, ठीक है ना? तो क्या करने का, टैक्स कट करके इसको क्या करने का, पेमेंट करने का। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ज्यादा अपने को लोड लेने का नहीं, ठीक है ना? तो अपने टैक्स कट करके क्या करो, उसको पेमेंट करो। तो आप मुझे ये बताओ, फंडामेंटली ट्रांजेक्शन कहाँ से रूट होना चाहिए था? इंडिया से रूट होके कहाँ जाना चाहिए था? यूएस। सो द यूएस कंपनी इज अर्निंग the income from the Indian side. They have connections with the Indian side, so they are supposed to pay tax in India. तो 4 करोड़ पे आपको इंडिया में क्या पे करना है, टैक्स। कैसे रिकवर करेंगे, क्या करेंगे, वो सब फाइनल में आता है, ठीक है ना? इंटर में आपको सिर्फ इतना देखना होता है कि टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है ना? रिकवरी वाला सब फाइनल में, रेड मारने का, रिकवरी करने का, पेनल्टी लगाने का, केस केस लड़ने का, हाई कोर्ट में जाने का, सुप्रीम कोर्ट में जाने का, वो सब कहाँ आता है, फाइनल में। फिर फाइनल के बाद क्या आता है, अंडर टेबल सेटलमेंट कैसे करने वो क्या आता है, फाइनल। आई कैन नॉट टॉक ऑन ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड कभी बात करेंगे, ठीक है ना? तो वो बात में फाइनल लेवल के बाद आता है, ठीक है ना? रियल लेवल, कौन सा लेवल होता है, रियल। समझ रहे हो तुम लोग? तो बस एक ही समझाना था। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप ऐसा करोगे ना, तो आपने ये नाम सुना है, आपने ये नाम सुना है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। नाउ इन इंडिया फॉरेन इन्वेस्टर्स आर रेगुलेटेड, मतलब दे आर नॉट हैविंग सम फ्रीडम कि वो कैसे भी पैसे लेके आएंगे और कैसे भी क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो इन इंडिया देयर इज एफडीआई नॉर्म्स, ओके? तो अगर कोई भी फॉरेन कंपनी इंडिया में आके क्या करती है, बिजनेस करती है, तो दे हैव सम इंडिजीनियस इनपुट्स। इंडिजीनियस मतलब डोमेस्टिक इनपुट्स लेने हैं। जैसे मान लो बुलेट ट्रेन इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है? तो बुलेट ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है? तो जापानीज कंपनी के पास। मान लीजिए कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज 1 लाख करोड़, ओके ना? मतलब ये 1 करोड़ लिखा है, ये क्या है, 1 लाख करोड़, दिस इज एक्सपेक्टेड कॉस्ट। सो नाउ वो जापानीज कंपनी को हमने क्या बोला होगा, तो वो जापानीज कंपनी को ये बोला होगा कि देखो, कंस्ट्रक्शन करने के लिए मटेरियल सब कुछ जो लेना है ना, वो आपको किससे लेना पड़ेगा? तो वो आपको किसी ना किसी इंडियन कंपनी से लेना पड़ेगा। मीन्स यू आर नॉट सपोज टू इम्पोर्ट दोज गुड्स फ्रॉम जापान, ओके ना? यू हैव टू परचेज द गुड्स फ्रॉम द इंडियन मार्केट ओनली। क्यों? आई हैव टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक इंडस्ट्री ना। यू हैव टू परचेज फ्रॉम द विच पर्सन? अभी वो जापानीज कंपनी को हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, फिर वो लोग क्या करते हैं, सामान सब लोग कहाँ से लाते हैं, बाहर से लाते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हम यहाँ पे बैठ के क्या करेंगे, ठीक है ना? तो इसलिए उनको क्या बोलेंगे हम कि आपको है ना एक परसेंटेज, वो लोग क्या बोलेंगे कि 70% प्रोक्योरमेंट कहाँ से करना है? प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदी कहाँ से करनी है, परचेस कहाँ से करना है, इंडिया से करना पड़े, ताकि इंडियन लोगों को भी क्या मिले, बेनिफिट मिले। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वी विल मेंटेन द एसक्यूसीज, मतलब क्वालिटी स्टैंडर्ड वी विल मेंटेन। मान लो ये जापानीज कंपनी को किसकी जरूरत थी, किसकी जरूरत थी, फाइनेंस। फाइनेंस मतलब किसकी जरूरत थी, लोन। तो इसने क्या उठाया पता है, फाइनेंस और लोन है ना, जापान से उठाया। कहाँ से उठाया, जापान। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोले, बोले हम लोग मर गए थे यहाँ, हमारे पास पैसा नहीं होता। हाँ, हमारा पैसा पैसा नहीं है सर, तुम्हारा पैसा पैसा, हमारा पैसा पानी है। बैठे ना हम लोग यहाँ पे, तो पैसा कहाँ से उठाने का, पैसा इंडिया में यूज करने का, तो पैसा उठाने का भी कहाँ से, इंडिया से। तुम कहाँ यूज करते हो, इंडिया में, और लाते कहाँ से हो, जापान से। ऐसा नहीं करते, बस नहीं करते, ओके? तो ये इसको हम लोग एफडीआई नॉर्म्स बोलते हैं। तो कोई भी फॉरेनर इंडिया में आके कंपनी का सेटअप करता है, तो उसको एफडीआई की स्क्रूटिनी से होके निकलना पड़ता है, बिकॉज इंडिया में एफडीआई नॉर्म स्ट्रिक्ट है। क्यों? क्योंकि वो लोग डोमेस्टिक इंडस्ट्री को पहले प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है? जैसे, तो सर हमको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए कमीशन है, दैट इज अ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई बोलते हैं इसको, ठीक है? फाइनल में आता है। जैसे मान लो अमेजोन वाला है, तो अमेजोन इज ऑल्सो फॉरेन पर्सन, सो अमेजोन इज हैविंग द so much of the compliance is related to the FDI। अभी है ना अमेजोन के ऊपर उन्होंने बहुत बड़े बड़े पेनल्टीज भी लगाए, क्योंकि अमेजोन जब इंडिया में आया तब उसको ऐसा बोला गया कि देखो तुम्हारा सिर्फ प्लेटफॉर्म है, ओके? तो प्लेटफॉर्म पे सामान किसका बिकेगा, तो जो इंडिया के सप्लायर्स होंगे उसी के सामान बिकेंगे। पर अमेजोन ने क्या किया था, उसके कुछ प्रिफर्ड सेलर्स, मतलब क्या होता है, उसके कुछ टारगेटेड सेलर्स ही होते हैं, और जो अमेजोन की 100% सब्सिडरी कंपनी,
मतलब कोई भी ऑर्डर अमेजोन पे आता है ना, तो अमेजोन वाला न्यूट्रल बात सेलर को नहीं देता, वो अपने टारगेटेड क्या होता है, उनकी कार्टल होती है, कार्टल मतलब गैंग, समझ में आया, अपने गैंग में ही देने का सामान, ठीक है ना। तो उनका क्या होता है, गैंग होता है, ऑर्डर किस में प्लेस होगा, वो अपने गैंग में ही ऑर्डर क्या होगा, प्लेस होगा। जैसे मान लो टीवी खरीदना है आपको, या फोन खरीदना है, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपको परचेस करना है, आप जैसे अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस करोगे ना, तो उनके जो प्रिफर्ड सेलर्स होते हैं उसी को क्या होगा, ऑर्डर जाएगा। ऑर्डर किसको जाना चाहिए, मैं अहमदाबाद से हूँ मान लो, तो ऑर्डर नियर बाय जो सप्लायर होगा उसी के पास जाना पड़ेगा। ओके ना, ऑफ कोर्स इफ देयर इज अ प्राइस डिफरेंसेस देन द नियरेस्ट डिफरेंस जो भी आपका होगा वो प्राइस पे आपको कोट करने का ना। बट इनका क्या होता है, इनका खुद का सब्सिडरी कंपनी है ना, आपने कभी मंगवाया हो तो देखना बिल पे लिखा होता है क्लाउडटेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, देखना क्लाउडटेल लिखा होगा। तो ये उनका क्या हो गया, प्रिफर्ड सेलर होता है। मतलब ऑर्डर जाएगा किसको, मतलब मान लो तुम 10 लोग हो, मैं अमेजोन का प्रिफर्ड सेलर हूँ, मतलब ऑर्डर कहाँ से आएगा, मतलब ऑर्डर आया, तुमने ऑर्डर डाला, मान लो आईपैड लेना है आपको, या मान लो सैमसंग का टीवी लेना है, ठीक है ना, 50 इंच का, तो ऑर्डर किसको जाना चाहिए, 11 में से जिसको भी नियरेस्ट लोकेशन उसको जाना चाहिए, पर ऑर्डर मुझे ही आता है। इसका मतलब अमेजोन को कुछ पेमेंट अंडर टेबल जाता होगा, तो जाके ऐसा सब कुछ होता होगा, समझ रहे हो। तो ये कहाँ तक जाएगा वो तो मुझे भी नहीं पता है, बट मैं सिर्फ इनकम टैक्स के एंगल से समझा रहा हूँ कि आपने ट्रांजेक्शन तो इस तरह से क्या किया है, फ्रेम किया है या प्रेजेंट किया है, कि इन विच आपको ऐसा ही लगेगा कि वो इनकम कौन सी इनकम है, फॉरेन इनकम है, बट इट इज डीम्ड राइज इन कहाँ होगा, इंडिया। ठीक है, सो ये तुमको ध्यान रखना है, क्लियर। तभी एक ही बताना था, बाकी तो चारों क्लियर हो जाएंगे। देख, सी रॉयल्टी मैंने आपको बताया, रॉयल्टी इन एफटीएस इज इंटरचेंजेबल, आपको बताया था ना पहले भी। रॉयल्टी इन एफटीएस फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज इंटरचेंजेबल, इंटरचेंजेबल बोले तो दोनों साथ में हो सकते हैं। इधर आई कैन प्रोवाइड द टेक्निकल सपोर्ट एंड टेक मनी, मतलब पैसे ले लूंगा फिर अपने कभी मिलेंगे नहीं। दूसरा रॉयल्टी लूंगा, रॉयल्टी मतलब क्या, कि मैं टेक्निकल सपोर्ट का कोई फीस नहीं लूंगा, बट बदले में हम आपसे क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। ठीक है, तो एफटीएस एंड रॉयल्टी इज अ समवॉट इंटरचेंज, अनलेस एंड अदरवाइज आपका एक्सट्रीम मोनोपोली है, मतलब दुनिया में आप अकेले ही हो जो ये काम करते हो, तो इनिशियल स्टेज पे एफटीएस होगा एंड देन क्या होगा, रॉयल्टी, अनलेस आपका बहुत ज्यादा मोनोपोली है, तो जिसका कोई क्या है, ऑप्शन ही नहीं है, तो करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या लिखा है, डिविडेंड। अभी डिविडेंड इनकम मान लो आपने इंडियन कंपनी के शेयर्स में पैसे लगाए, ठीक है, तो वो डिविडेंड का इनकम जो है ना वो आपको बाहर हो रहा है, रिसीव भी आप कहाँ कर रहे हो, बाहर ही, ठीक है ना, बट आप अर्न कहाँ से कर रहे हो, इंडिया से। जैसे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, बीएससी और एनएससी, ठीक है ना, उसकी कुछ कंपनीज जो है वो नेस्डेक में लिस्टेड है, एसएपी 500, डाउ जोन्स, जो यूएस के क्या है स्टॉक एक्सचेंजेस है, तो आप डिविडेंड तो वहां से अर्न कर रहे हो, बट वो कंपनी कहाँ का है दोस्त, इंडिया का है, तो आपको इंडिया में क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स। गिफ्ट सिटी एक्सचेंज इज ऑल्सो देयर, ठीक है ना, गिफ्ट सिटी भी है, आपने सुना ही होगा कि उसका खुद का भी क्या है, स्टॉक एक्सचेंज। ओके, एंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में क्या होगा बोलो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने वो बताया ना एग्जांपल, उसी एग्जांपल को लेके चलो ना, उसमें क्या होगा बोलो, यूएसए कंपनी ने इंडियन कंपनी को डायरेक्ट लोन नहीं दिया, उसने क्या किया बताए, एक फॉरेन कंपनी को लोन दिया, और वो फॉरेन कंपनी ने सारा पैसा इंडिया में क्या किया है, यूज किया है, तो उसको हम कौन सी इनकम बोलेंगे, डीम्ड अराइज इन इंडिया। समझ में आ गया, ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रखना है, तो इनकम इज डीम्ड अराइज इन इंडिया ना। इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, मतलब डीम्ड अराइज हम नहीं मानेंगे इफ द रिसिपिएंट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब अगर सामने इनकम, मतलब सामने पेमेंट वगैरह कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन दिस सेक्शन 9 विल नॉट वर्क। सेक्शन 9 कब काम करेगा, जब रिसिपिएंट एंड पे कौन होता है, नॉन गवर्नमेंट गवर्नेंस। अगर गवर्नमेंट अपने आप खुद ही गवर्नमेंट, मतलब मान लो कि आपको इसरो के रिलेटेड कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, या फिर डीआरडीओ के रिलेटेड चाहिए, तो वो तो हमारे इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स है ना, तो वो लोग कोई टेक्निकल सपोर्ट लेंगे तो उसमें हम डीम्ड अराइज वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें होगा क्या, मैं अगर डीम्ड अराइज वाला लगा दूंगा तो फॉरेनर क्या बोलेगा, बोले यार तुम अननेसेसरी परेशान कर, हम तुमको सपोर्ट देंगे, ये तुम्हारा टैक्सेशन देखें, तो गवर्नमेंट बोले यार ये थोड़ा अपने हाथ से क्या होगा, अपने हाथ से आइडिया चले जाएगा, इनोवेशन चले जाएगा, तो एक काम करो साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर क्या डाल दो, एक्सेप्शन डाल दो,
क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट डील कर रहा है, तो उसमें टैक्स चोरी का ज्यादा कोई स्कोप रहता। आप पढ़ोगे तो अब आइडिया आएगा। समझे मैं क्या बोला? बाकी तो कभी इंस्टीट्यूट ने कभी पूछा नहीं है, और मुझे लगता नहीं है कि वो लोग पूछने के मूड में है, बट स्टिल आपको ये ध्यान रखना है। चार तो है, दो मैं आपको सैलरी में बताऊंगा, उसमें से एक मैंने आपको बता भी दिया होगा, याद करो। वो पेंशन इनकम होती है, पता है? आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के सर्वेंट होते हो, फिर आप रिटायर हो गए, फिर आप बाहर शिफ्ट हो गए, फिर बाहर मतलब फॉरेन फॉरेन कंट्री में यू आर रिसीविंग पेंशन, तो यू आर रिसीविंग पेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, इन दैट केस आपको क्या देना है? टैक्स। फिर दूसरा वो एग्जांपल बताया था यूएस या तो फिर कोई और कंट्री का नाम दिया होगा, वहां पे जो इंडियन एम्बेसी है, ठीक है ना, तो जो इंडियन एम्बेसी होगा वहां पे पर्सन इंचार्ज कौन होगा? तो आईएएस ऑफिसर होगा, इंडियन एक्सटर्नल सर्विसेज वाला या इंडियन फॉरेन सर्विस। तो उसको जो सैलरी जाता होगा वो उस गवर्नमेंट देता होगा, यूएस गवर्नमेंट देता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो भी कौन सी इनकम होगी? इंडियन। बट मैंने बोला था उसमें भी क्लियरली कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो अगर मान लो इंडियन एम्बेसी में वहां पे कुछ लोकल्स भी काम करते ही होंगे, होते ही है वो वहां पे जो लोकल, मतलब मान लो कि इंडियन एम्बेसी में यूएस सिटीजन भी काम कर रहे हैं, 10-12 यूएस सिटीजन है, ठीक है, क्योंकि लोकल भी तो होगा ना, सपोर्ट, लोकल सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो बताओ 10-12 लोग जो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में उनको जो सैलरी जाता होगा वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देता होगा, बट वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा। हम सिर्फ किसको टारगेट कर रहे हैं? जो इंडियन सिटीजन है उन्हीं को टारगेट करें, ओके ना? तो इफ यू आर इंडियन सिटीजन देन आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इफ यू आर हैविंग इनकम, ठीक है ना? तो इनकम होगा तो टैक्स तो क्या करना है? पे करना पड़ेगा, ये आपकी क्या होती है? जिम्मेदारी, ठीक है ना? तो टैक्स पे करना क्या होता है? जिम्मेदारी। तो ये था दोस्तों क्या बेसिक्स। एक चीज बता के अपने सेशन कंप्लीट करते हैं, ठीक है? ये भी मुझे लगता है कि नहीं आ सकता है, बट मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, फिर आप पढ़ोगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा? क्लियर। दो चीजें हैं, एक है सेक्शन नंबर 5A, थोड़ा अजीब सा सेक्शन है ये, मतलब कॉन्सेप्ट कम और थोड़ा फनी आपको ज्यादा लगेगा, ठीक है? आपने ये कंट्री का तो नाम सुना होगा, पोर्टुगल, ठीक है ना? तो पोर्टुगल सिविल लॉ जो है ना, मतलब उस कंट्री में, तो सर उस कंट्री का हमको क्या लेना देना? आप सुनना, पहले थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक? तो पोर्टुगल सिविल लॉ में क्या होता है पता है? जो भी इनकम होती है ना, मतलब जो भी इनकम होती है, जैसे मान लो मिस्टर एक्स है वहां पे, उन्होंने कोई भी इनकम अर्न किया, लाइक 50 लाख अर्न की, तो वो जो इनकम होगा ना 50 लाख रुपीज, वो मिस्टर एक्स एंड मिसेस एक्स के हाथ में इक्वली डिवाइड होता है उस कंट्री में। इक्वली डिवाइड होता है मतलब 25 lakh belongs to Mrs. X and 25 lakh rupees belong to Mr. X. So what I mean to say that 25 lakh rupees पे टैक्स कौन पे करेगा? Mr. X, and 25 lakh rupees पे टैक्स कौन पे करेगा? Mrs. X. तो सर इसमें क्या फायदा होगा? फायदा होगा ना, डिफरेंशियल स्लैब यू विल गेट, 2.5 लाख 2 बार मिलेगा, 2 बार स्टार्ट होगा ना, 2.5 लाख से 2 बार स्टार्ट होगा। अगर अकेला होगा तो 2.5 लाख एक बार स्टार्ट, फिर सीधा 10 के ऊपर 30, बढ़ना है। हाँ है ना, ये तो फैमिली प्लानिंग के साथ टैक्स प्लानिंग भी हो गया कि नहीं? तो पोर्टुगल सिविल लॉ में ऐसा बोला है कि जो भी इनकम होती है ना, स्पाउस की इनकम उन्होंने लिखा है, हस्बैंड की नहीं लिखा है। क्या लिखा है? स्पाउस। मतलब मान लो वाइफ की भी इनकम है, तो वो किसको मिलेगा? मिस्टर एक्स को मिलेगा। मतलब मान लो मिस्टर एक्स ने कितना कमाया? 50 लाख। मिसेस एक्स ने कितना कमाया? 70 लैक्स। ज्यादा कमाया, उसमें क्या है? समझ में आ रहा है? हम तो चाहते हैं कि बीवी ज्यादा कमाए तो हमको भी खर्च करने को मिले, मतलब ऐसे ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, पर अच्छा है ना, पैसे ज्यादा कमाएंगे, अपने थोड़ी कोई ईगो प्रॉब्लम। पैसा आ रहा है ना, क्या प्रॉब्लम है यार? मजे करो यार लाइफ में, कहाँ लेके जाओगे? इतना छोटा सा लाइफ मिला है, तब क्या होगा बोलो? देखो इसमें क्या होगा, दोनों का टोटल करो, कितना हो गया? 120, 60 इसका, 60 इसका, खत्म। दोनों जने अपने अपने हिसाब से टैक्स क्या करेंगे? पे करेंगे। बट उन्होंने बाद में एक एक्सेप्शन डाला, बोले सारी इनकम को 50-50 करने का, किसको छोड़ देने का? सैलरी। मतलब सैलरी इनकम जो होगा ना, वो उसी का होगा जो जॉब कर रहा होगा। समझो, सैलरी इनकम किसका होगा? मतलब मान लो मिस्टर एक्स है, उसकी सैलरी इनकम थी 50 लाख रुपए, तो
तो स्प्लिट नहीं करने का, सिर्फ कौन सी इनकम को स्प्लिट करने का। तो प्रोफेशनल लेवल पे ऐसे ही पढ़ा जाता है, कौन सी इनकम को स्प्लिट करने का वो नहीं पढ़ने का, कौन सी इनकम को नहीं करने का, तो सैलरी होने का, बाकी बोले सबको करने का। तो बोले सबको किसको करने का, बोले सैलरी है, बोले नहीं, तो कौन सा है, तो उसको डिवाइड बाय 2 कर। उल्टा ही पढ़ना पड़ेगा ना यार, पूरा लिस्ट थोड़ी तुमको बताऊंगा, इसलिए मैंने बता दिया कि कौन सी इनकम को स्प्लिट करने का, सैलरी को नहीं करने का, बाकी सबको करने का। खत्म चैप्टर, मतलब सेक्शन क्या हो जाएगा, खत्म, डन। तो सर इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे लें, देखो बिफोर इंडिपेंडेंस एंड काफी सारे ऐसे एरियाज हैं अभी भी जहाँ पे पोर्टुगीज लोग रहते हैं, अभी भी ऐसे इंडिया में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पोर्टुगीज लोग रहते हैं, जैसे आप दमन ले लो, दीव ले लो, मतलब कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया है, दमन दीव ले लो, मुंबई गोवा ऑल्सो, ठीक है ना, वहां पे अभी भी कुछ पोर्टुगीज लोग रहते हैं। तो अभी पोर्टुगीज लोग तो कौन सा सिविल लॉ फॉलो करते होंगे, पोर्टुगल वाला, मतलब जो पोर्टुगीज सिविल लॉ होगा वो फॉलो करते होंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक क्लियर दैट के इफ दे आर ओके Portuguese civil law, तो we will divide the income okay of spouse, जो दोनों के बीच में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, एक्सेप्ट विच इनकम सैलरी। पर वो लोग Portuguese सिविल लॉ में क्या होने चाहिए, कवर, तो अपने जैसे लोगों को बेनिफिट मिलेगा, अपने तो Portuguese सिविल लॉ फॉलो नहीं करते ना, आ रहा है तुमको समझ में, तो वो सिटीजनशिप तो इंडिया का होगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि हम लोग कौन सा सिविल लॉ फॉलो करें, Portuguese सिविल, वो बताएंगे तो जाके 50-50 हो, समझ आ गया। तो बोले सर फायदे वाला सौदा ये तो, पर अपने केस में होगा नहीं, ठीक है। तभी आज तक तो मैंने देखा नहीं है, पर मान लो इंस्टीट्यूट के नजर में चढ़ गया ये, ठीक है, बोले यार ये ऐसा कब था, अपने को आज मालूम चला। पूछो स्टूडेंट से, पूछो कि उनको मालूम है कि नहीं मालूम, ठीक है ना, स्टूडेंट से पूछो, एक्सपेरिमेंट करो उनके ऊपर, ठीक है, कि उनको मालूम है कि नहीं मालूम। तो आपको डरना नहीं है, सैलरी इनकम को छोड़ गए बाकी जितनी भी इनकम मिलती है, जैसे बिजनेस कर रहे हो, प्रोफेशन कर रहे हो, तो उसकी इनकम को हस्बैंड वाइफ में क्या करना है, डिवाइड करना है। नहीं यार, तुम अकेले बिजनेस नहीं कर रहे, पूरा फैमिली बिजनेस कर रहा है, तुम सिर्फ एक्टिव कर रहे हो, दूसरे लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो लोग भी तो बिजनेस में पार्टिसिपेट तो कर ही रहे ना। बोले हाँ सर, बात तो आपने सही की। मतलब तुम बिजनेस पे जा रहे हो, पर घर वाले तो क्या कर रहे हैं, कुछ हद तक कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो सर जॉब में भी तो ऐसा ही होता है ना, पर उसमें उन्होंने बोला डीम नॉट सेक्रीफाइस, ऑल्टो में क्या बोलूं, ठीक है ना। तो ये तुमको सेक्शन नंबर कौन सा, 5, हस्बैंड वाइफ में इनकम को क्या करे, डिवाइड। लास्ट बैच में एक स्टूडेंट ने डाउट पूछा, बोले हाँ वही, मतलब तुम्हारे मन में हुआ तो होगा ये डाउट, क्योंकि ऐसे ऐसे में ना स्टूडेंट का दिमाग बहुत ज्यादा भागता है, वैसे भी ज्यादा तेज भागता, ठीक है ना, अतरंगी सवाल आते रहते हैं। बोले सर शादी ही नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है, एंगेजमेंट हुआ है, क्या हुआ है, तो फिर नहीं होगा स्प्लिट। अरे तुमको शादी होगा उसके बाद क्या होगा, स्प्लिट होगा, ठीक है ना, तो ये तुमको ध्यान रखना। तो जो भी है, जो भी इनकम मिस्टर एक्स अर्न करेगा, अगर वो पोर्टुगीज सिविल लॉ में होगा तो वो क्या होगा, आधा आधा, दोनों आधा आधा होगा ना, दोनों जने हाफ हाफ में, ठीक है। इन इंडिया इट इज अ टोटल रिवर्स, जो भी कमाया वो उनका, अपना कुछ भी नहीं आ रहा है, तुमको सीधा उगरा नहीं होता है। तो मान लो 50 लाख रुपए सैलरी है, तो 50 लाख किसका, ऑन पेपर मिस्टर एक्स का, बाकी वर्चुअली किसका, मिसेस एक्स का। अरे तुम, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ आप अपना बात बता रहे हो, ठीक है, दुखी लगते हो थोड़े, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, क्लियर है भाई, ये क्लियर है ना, नहीं भूल पाओगे ना। वैसे भी क्या होता है, जो एग्जाम में नहीं आता वो जल्दी याद रहता है, ठीक है ना, क्योंकि मेंटालिटी ऐसी बना रखी। देन सेक्शन नंबर कौन सा था, 5, ठीक। अभी सेक्शन नंबर 3, ये आपको लिखवाया था कुछ प्रीवियस ईयर। तो नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर जो होता है ना, प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, वो ऑलवेज क्या होता है, क्या होता है, डिफरेंट। मतलब मान लो आपकी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है, 24-25, तो असेसमेंट ये कौन सा, 25-26, तो ये दोनों साल क्या हो गए, अलग अलग हो गए। बट इसके भी कुछ एक्सेप्शन, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं, टोटल 5 एक्सेप्शन है, कितने एक्सेप्शन है, 5, उसमें से अभी हमको 4 ही करने, ठीक है। बाकी एक आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं अभी नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत एडवांस टॉपिक है। तो ये बाकी के 4 समझ में आ जाएंगे, आई विल मैनेज दैट। मतलब एक्सेप्शन मतलब
ऐसे तो अलग होता है, बट कुछ ऐसे केसेस में प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर क्या होगा, अलग अलग नहीं होगा, क्या होगा, सेम। मतलब जिस ईयर में कमाए ना उसी ईयर में क्या ले लेंगे, टैक्स। चार एग्जांपल देता हूँ, चारों के चार के एग्जांपल्स, मतलब चार प्रोविजन बताता हूँ, चारों के चार के एग्जांपल समझा और याद रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आएगा ना, तो ये कितने मार्क्स में थियरी में पूछेंगे वो लोग, कितने मार्क्स की थियरी में आ सकते हैं, 4 मार्क्स। ये सेकंड या थर्ड पेज पे ही होगा, जब मटेरियल आपको मिलेगा तब पढ़ोगे ना, तो सेकंड या थर्ड पेज पे ही होगा। चलो एक्सेप्शन नंबर 1 ध्यान रखना। एक्सेप्शन नंबर 1, उसमें शिपिंग बिजनेस ऑफ किसका होता है, एनआर। एनआर मतलब तो पता है, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। उसका कौन सा बिजनेस है, शिपिंग बिजनेस, ठीक है। शिपिंग बिजनेस है, एयरक्राफ्ट का बिजनेस है, ठीक है। तो ये शिपिंग के साथ साथ नए एयरक्राफ्ट भी देखे जाते हैं। और वो दोनों लोग कौन है, एनआर। अभी हुआ क्या, वो शिपिंग बिजनेस, मान लो कि वो शिप आया, ठीक है ना, कहाँ पे आया, तो कौन से पोर्ट पे आया, मुंबई पोर्ट पे आया। सब सामान लेके कहाँ से आया, यूएस। तो शिप है, बहुत बड़ा शिप है, 1000 कंटेनर का शिप है, ठीक है, कार्गो शिप है। 1000 कंटेनर लेके आया। तभी मुझे ये बताओ, 1000 कंटेनर का फ्रेट लिया होगा ना उसने, फ्रेट लिया होगा कि नहीं? पर ये फ्रेट इनकम तो उसको कहाँ पे हुआ है, यूएसए। तो इस फ्रेट इनकम के ऊपर मान लो ये फ्रेट का इनकम 15 करोड़ है, तो इसके ऊपर टैक्स कौन लेगा, यूएसए गवर्नमेंट। क्यों, सब बाहर है ना, अपने यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी ये आया इंडिया में, सारे कंटेनर्स क्या किए, अनलोड किए। फिर क्या लगता है खाली जाएगा इंडिया से, नहीं। यहाँ से कुछ कंटेनर्स हम लोग क्या करेंगे, लोड करेंगे। तो 1000 कंटेनर्स अनलोड किए एंड 1000 कंटेनर क्या किए, लोड किए। नाउ दे आर ट्रैवलिंग बैक टू द यूएसए, ओके। सो नाउ दिस 1000 कंटेनर का जो फ्रेट था ना, वो कितना था, 17 करोड़। अभी मुझे ये बताओ, ये 17 करोड़ कहाँ पे अराइज हुआ, ये तो इंडिया में अराइज हुआ। क्यों, क्योंकि सामान तो तुम कहाँ से ले जा रहे हो, इंडिया। ओके, तो गवर्नमेंट ने बोला कि चलो टैक्स निकालो। ऐसा किसको बोला, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। तो मान लो बिफोर एक्सेप्शन की मैं बात करता हूँ, मतलब मान लो एक्सेप्शन नहीं होता, तो उस टाइम पे एसएससी और गवर्नमेंट के बीच में क्या टॉक हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब क्या बातचीत हो रही है वो बता रहा हूँ। समझ रहे हो मैं क्या बोलूँ। मान लो अजम्पशन करो कि एक्सेप्शन है ही नहीं। क्योंकि एक्सेप्शन जब एक्ट बना तब नहीं था, ये बाद में आया। इसका मतलब किसी ने गवर्नमेंट का कर डाला होगा, फिर बाद में इन्होंने क्या किया, कोई सिखा के क्या होगा ना, बोले देखो समझ में आया क्या होगा, बोले हाँ समझ में आया, अभी नेक्स्ट टाइम आना फिर बताता हूँ। तो अभी क्या होगा बोलो, अभी बिफोर बिफोर एक्सेप्शन क्या टॉक। हम गए किसके पास, शिपिंग कंपनी के पास, बोले क्या निकालो, टैक्स। बोले यार तुम्हारे यहाँ ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हारे यहाँ तो प्रीवियस ईयर ना, तो अभी जिस ईयर में कमाते हैं उस ईयर में थोड़ी टैक्स देने का होता है। जिस ईयर में कमाते हैं उस ईयर में टैक्स नहीं पे करते हैं। टैक्स कौन से ईयर में पे करते हैं, असेसमेंट। तो असेसमेंट ईयर में आना, अभी कुछ नहीं। तो अभी लोग बात सही है, कोई प्रॉब्लम। फिर हम असेसमेंट ईयर में उसका क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं क्या आएगा और क्या फाइल करेगा, मतलब टैक्स पे करेगा। हम वेट कर रहे थे पर आ ही नहीं रहा। बैठे वहां पे, ठीक है, बीच के ऊपर, बोले कब आएगा, आ ही नहीं रहा। 17 करोड़ रुपए तो उसका रिसिप्ट है। इनकम टैक्स उससे लेना था, कोई 2-2.5 करोड़ रुपए टैक्स लेना था और चला गया। अभी आ नहीं रहा, फोन किया उसको, उसका जो परमानेंट एड्रेस था उसको फोन किया, फोन किया रॉन्ग नंबर, फोन किए। बोला इस बात का नहीं लगा कि टैक्स नहीं दिया। बोला किस बात का लगा, रॉन्ग नंबर पहचाना नहीं यार, ठीक है ना, इतना लंबा पहचान दिया फिर भी पहचाना कुछ, बोला उस बात का लगा। तो फील्ड ऑफिसर ने गवर्नमेंट को जाके बोला, बोले रात तो रात सेक्शन बना। समझ में आया, नहीं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। तब क्या होगा, उन्होंने सेक्शन बना दिया। बोले शिपिंग बिजनेस वाले आते हैं ना, वो कौन होते हैं, नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट नहीं। रेसिडेंट से कैसे मांग सकते हो, अभी नॉन, वो रेसिडेंट जा रहा था मुझसे टैक्स मांगा, बोले चल टैक्स निकाल। बोले इधर ही हूँ मैं, कहीं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना मिलू ना तो रेड मार के क्या ले लेना, टैक्स ले लेना। पर नॉन रेसिडेंट में तो रेड भी कैसे मारे, क्यों, क्योंकि है कहाँ पे, बाहर है। वहां पे तो रेड मार ही नहीं सकते ना, वहां की गवर्नमेंट की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन। तो अभी इस केस में क्या होगा, नॉन रेसिडेंट है ना, तो वो जब इंडिया छोड़ के जाता है ना, तभी उससे कितना क्या ले लेने का टैक्स। बोले सर दे नहीं रहे, तो मत जाने दो उसको, बिठा के रखिए। जब तक क्या नहीं देता है, टैक्स नहीं देता है, तब तक क्या करने का, बिठा के रखिए।
रिकवरी एकदम परफेक्ट होना चाहिए, समझ में आ रहा है? उगरानी सिस्टम जो होता है, ठीक है ना, तो अपना रिकवरी क्या होना चाहिए, परफेक्ट। जब तक क्या नहीं देता है, टैक्स नहीं देता है, तब तक जाने नहीं देगा। बोले लेट हो रहा है तो कोई बात नहीं, बैठ चाय वाले गिलास, ठीक है। जब टैक्स पे करेगा तब हम क्या करेंगे, वो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हम कस्टम डिपार्टमेंट को देंगे, कस्टम डिपार्टमेंट पोर्ट डिपार्टमेंट को देगा, फिर जाके उसको ग्रीन सिग्नल मिलेगा, उसको जाने का टाइम मिलेगा। इतना बड़ा शिप कैसे लेके जा सकता है कोई, 4 व्हीलर लेके या 2 व्हीलर लेके आया थोड़ी कि बाहर निकल के निकल गया, ठीक है ना। इतना बड़ा शिप निकालने में क्या लगता है, टाइम लगता है। समझ में आ गया, शिपिंग बिजनेस ऑफ क्या, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। एक एक्सेप्शन हुआ, समझ में आ गया। दूसरा, पर्सन लिविंग क्या है, इंडिया, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति जो इंडिया छोड़ के जा रहा है, अभी वो कोई भी हो सकता है दोस्तों, इंडियन हो सकता है या फिर कौन हो सकता है, फॉरेन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। मैं पहले इंडियन सिटीजन की बात करता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो अपने पार्थ की बात करते हैं, ठीक है। उसका सीए में क्या हो चुका है, कंप्लीट। 10 साल से इंडिया में क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, ठीक है। कौन सी कंपनी में, तो मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, उसमें जॉब कर रहे हैं। 1 साल पहले कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, दुबई। एक बिजनेस ट्रिप पे गए थे रिलायंस के बिहाफ पे। वहां पे एक शेख से मुलाकात हो गई, ठीक है ना, ओके। बहुत पैसे वाला है, ठीक है। उसने बोला कि वहां पे क्या टाइम पास करे मुकेश भाई के यहाँ पे, अपने यहाँ पे आ। तो उसने अच्छा सैलरी क्या किया, ऑफर किया। तो पार्थ ने बोला कोई बात नहीं, रिजाइन करके आता हूँ, एथिक्स जैसी भी कोई चीज होती है, ठीक है। तो जो ड्यू रिजाइन होगा और जो सब ड्यू मेरे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स होंगे, आई विल कंप्लीट दैट एंड विल कम लेटर ऑन, ओके। तो अभी है ना, पार्थ इंडिया छोड़ के कब जा रहा है, 1 फरवरी, टाइमिंग देखना, 1 फरवरी 2026 को इंडिया छोड़ के जा रहा है, ऐसा लगता है। मतलब ये प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है, आपके एग्जाम वाला नहीं है, पर 25-26, क्योंकि कब छोड़ के जा रहे हैं, 2026। तभी होगा क्या बताएं, मतलब ऑलमोस्ट वो इंडिया में 10 मंथ्स इन इंडिया में था ना, यस सर। 10 मंथ्स वो इंडिया में था, ये 10 मंथ्स में उसने 6.2 करोड़ रुपीज अर्न किए हैं। कितने अर्न किए, 6.2, ठीक है। तो 6.2 करोड़ रुपीज पे टैक्स देना पड़ेगा। तो अपने वही अपना टॉक चालू करते हैं बिफोर एक्सेप्शन का, ठीक है। क्या एक्सेप्शन है ही नहीं तो क्या बातचीत चल रही होगी दोनों के बीच में, उसको समझ में आया ना। स्क्रिप्ट चेंज करता हूँ, ठीक है। तो बिफोर एक्सेप्शन से पहले की बात चलती, बाहर जा रहा था, एयरपोर्ट पे पकड़ लिया उसको, बोले चल ला टेक्स्ट, बोले इसीलिए मैं इंडिया छोड़ के जाता हूँ। तो तुम पैसा मांगते हो, बदतमीजी से पैसा मांगते हो, रिस्पेक्ट से मांगो थोड़ा। इज्जत नाम की तो कोई चीज होती है कि नहीं होती। तो उसको साइड में ले गए, बोले चल आजा साइड में। बोले टैक्स नहीं मिलेगा, फिर पार्थ ने समझाया, बोले देखो मैं कॉस्ट अकाउंटेंट है, मेरे को मालूम है कि क्या होता है प्रीवियस ईयर में टैक्स पे करने का, सॉरी अर्न करने का, एंड असेसमेंट ईयर में क्या पे करने का टैक्स। अभी क्या चल रहा है, प्रीवियस ईयर। तो कब आने का, असेसमेंट ईयर, और असेसमेंट ईयर में क्या लेके जाने का, टैक्स लेके जाने। ऑफिस तो बोले बात सही है, जा सॉरी सॉरी। फिर हम वापिस वेट कर, कब का असेसमेंट ईयर, फोन ही नहीं उठा रहे। उसने तो रॉन्ग नंबर बोला था, उठा के रॉन्ग नंबर बोला, ये तो वो भी नहीं बोल रहा है, फोन ही नहीं उठा रहे। तो दुख हुआ ना हमें इसको बात का। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, एक्सेप्शन डाल देते हैं। जो लोग इंडिया छोड़ के जाते हैं परमानेंटली, उनसे क्या कर लो, टैक्स उसी टाइम पे वसूल लो जब वो इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, सारा हिसाब क्या करो, क्लियर कर लो। बोले सर नहीं पे कराए तो वीजा ही मत दो। वीजा के लिए ऑफिस जाना पड़ता है ना, तो वो वीजा वाला जो बाबू होगा ना, उसको बोल देंगे कि जब तक क्या नहीं मिलेगा, जब तक हमको क्या नहीं मिलता है, टैक्स नहीं मिलता है ना, तब तक इसको वीजा देने का नहीं, बिठा के रखे उसके। सब समझ में आ गया। तो वो क्या करेगा, वीजा कब देगा आपको, बोलो जब वो टैक्स आईटीआर वगैरह फाइल करेगा, तो तब तुमको बाहर जाने का क्या मिलेगा। तो ठीक है ना, तो ये तुमको ध्यान। तो इसमें तो गवर्नमेंट ने थोड़ा स्ट्रिक्ट ही कर दिया, बोले देखो ये शिपिंग बिजनेस और नॉन रेसिडेंट था, उसमें हमको इतना दुख नहीं मिला, मतलब दुख नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो तो बाहर का था, बात तो अपना था। अरे तुमको समझ में कि ऊपर से जा रहे हैं, तो जो अपने थे और अपने नहीं रहे, तो उनके लिए तो एक्सेप्शन तो क्या होता है, बनता है। याद रहेगा ना आपको, अभी नहीं भूल पाओगे ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जब खुद भी बाहर जाओगे ना, तो आपको ये आएगा आएगा और आएगा, क्यों,
वीजा ऑफिस जाओगे तो क्या मांगेंगे? अभी यार मैंने बोला परमानेंटली, अभी मांगा 10 दिन के लिए टूरिस्ट वीजा पे जा रहे तो आईटीआर वगैरह नहीं मांगे। अभी उसने गलती से मांग लिया, उसको पट्टी पड़ा के रख दी कि बोले कोई भी जाए ना तो आईटीआर मांगे। उसको ये नहीं बोला था कि परमानेंटली जा रहा हूँ, वो 10 दिन के लिए जा रहा था, ठीक है ना, 10 दिन के लिए घूमने के लिए जा रहा था, तो मांग लिया आईटीआर। उसने बोला मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बोले तुम लोग यार ऐसे ऐसे सवाल पूछते हो मेरे को, बाहर एक तो स्ट्रेस क्या करने के लिए जाता है इंसान, कब करने के लिए जाता है, तुम ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, ठीक है, तो मैं जाऊंगा नहीं। बोले यार गलती हो गई सर, बोले मुझे नहीं जाना। वो एजेंट को फोन किया, ट्रीट क्या करूँ, कैंसिल करो, वो बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो 10 दिन के लिए यार देखो, कोई भी कंट्री टूरिस्ट वीजा बहुत आसानी से दे देती, क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमी में आके पैसा डालेगा ना। अभी तुमको यूएस से जाना है घूमने के लिए तो वो लोग ना थोड़ी बोलते, क्यों? टूरिस्ट आ रहा है या टूरिस्ट को ना बोलता है, क्यों? पैसा लेके जाएगा ना, इकोनॉमी में पैसा क्या होगा, खर्च होगा। अभी इंडिया में टूरिस्ट आ रहे हैं तो बहुत फ्रीली क्या हो जाता है, हाँ, बट जितने दिन के लिए आया है उतने दिन में चला जाना चाहिए वापस, नहीं तो फिर वापस उसको ढूंढ के क्या करो, वापस क्या करना पड़ेगा, डिपोर्ट करना पड़ेगा ना उसको। क्लियर है? ठीक है। पर अभी मान लो कि टूरिस्ट वीजा में भी कुछ कंट्रीज का ऐसा होता है कि अगर आपका सेटअप है, लाइक योर कॉस्ट अकाउंटेंट, आपका बहुत बड़ा प्रैक्टिस है इंडिया में, ठीक है, बिजनेस भी है, तो वो लोग वीजा आपको दे देंगे, क्योंकि उसको पता है कि इसका यहाँ पे बहुत बड़ा सेटअप है तो ये वापस आएगा, ठीक है। पर मान लो स्टूडेंट है और टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? बोले पहले कमाना सीख फिर जाके, ठीक है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, पर उसके चांसेस है ना कि वो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, इलीगली सेटल हो जाएगा, फिर हमने उसको क्या करना पड़ेगा, डिपोर्ट करना पड़ेगा। तो वो रैंडमली क्या कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते। इट डिपेंड्स। मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है कोई वीजा वगैरह का, समझ में आ गया, पर जो मेरा कॉमन सेंस बैठता है वो इस तरह से बैठता है। अभी आईपीएल खत्म होने वाला है, ठीक है ना, अभी उसमें कुछ फॉरेन प्लेयर्स भी हैं, ओके, अच्छा खासा पैसा बना के जाएंगे, ठीक है। अभी वो मिल गया अपने को एयरपोर्ट पे, पकड़ लिया आपने, बोले चल रहा टैक्स निकाल, ठीक है, तो टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? वो उसको भी वही पट्टी पड़ाई थी, बोले अभी क्या चल रहा है प्रीवियस ईयर और अभी क्या होता है असेसमेंट, तो मैं मतलब कब टैक्स पे करूंगा, असेसमेंट। ऑफिसर बोले देखो ये पट्टी पहले हम पढ़ चुके हैं, अभी ऐसा नहीं चलेगा, क्या निकाल, चल टैक्स निकाल, फिर कहाँ जाने को मिलेगा, बाहर जाने को, ठीक है ना। अभी मान लो कि तुमने वो किसी वेस्ट इंडीज के प्लेयर को पकड़ लिया, तो वो थोड़ा ऐसे भी फनी होते हैं, उसको टैक्स मांगा डांस करने लगा, क्या करने लगा, उससे टैक्स मांगा, क्या करने लगा, डांस करने, बोले पहले टैक्स देगा, डांस बाद में करने लगा। इसका अलग से तुझे दिलवा दूंगा पैसा, स्पेशल टैलेंट कैटेगरी, उसमें भी टैक्स लगा दूंगा अगर कोई पैसा डाल के गया तो। समझ में आ गया? तो दो याद रखते हैं, पहला शिपिंग बिजनेस ऑफ क्या, नॉन रेसिडेंट, एंड दूसरा क्या है, पर्सन लिविंग क्या होता है, नंबर 3। समझ आ गई? लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म बंद हो रही है या कंपनी बंद हो रही है। जैसे मान लो कि कंपनी वाइंड अप हो रही है 31 दिसंबर 2024 को, कंपनी वाइंड अप हो गया, बंद हो गई। मतलब कौन से ईयर में वाइंड अप हो रहा है, 24-25। अभी इस कंपनी से कुछ 70 करोड़ टैक्स हमको लेना बाकी है, ठीक है, इस ईयर का। हम गए कंपनी के पास, कंपनी को बोला कि लाओ टैक्स निकालो, कंपनी ने बोला कि नहीं अभी नहीं, कब आना, असेसमेंट। असेसमेंट में गए, कंपनी गायब, प्लेस गायब, डायरेक्टर गायब, सब लोग गायब, कोई मिल ही नहीं रहा है। अपने को सिर्फ एक चीज मिल रही है कि 70 करोड़ लेना बाकी। तो फिर क्या होगा, ना तो पैसा डूब गया ना, तो गवर्नमेंट ने बोला एक्सेप्शन करो, ठीक है। कंपनी जब बंद होगी ना और फर्म अगर डिसॉल्व होती है तो टैक्स कब ले लेने का, असेसमेंट ईयर तक वेट नहीं करने का। इफ यू वेट टिल द असेसमेंट ईयर, देन इन दैट केस दैट पर्सन इज नॉट ट्रेसेबल एट दैट टाइम, so it is better to collect tax right now rather than waiting for the assessment, ओके ना। तो अभी क्या ले लो, टैक्स ले लो और बात को क्या करो। तो अभी आप समझो, कंपनी जब लिक्विडेशन में जाती है तो कौन अपॉइंट होता है, तो कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तो लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, मतलब ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट होगा, जो पैसा लेना है वो सब लिक्विडेटर के पास होगा। तो इनकम टैक्स वालों ने लिक्विडेटर को पकड़ा, बोले देख इतना पैसा क्या करने का है, लेने का है, अप्रोप्रिएटली प्रोविजन कर देना, और जब पेमेंट रिलीज करे तो हमारा पेमेंट पहले आना चाहिए। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आता है इनकम टैक्स, और अगर नहीं मिला ना, देन इन दैट केस यू आर पर्सनली लायबल, ओके, मतलब लिक्विडेटर को डरा दीजिए। इफ
not recovered from the company, then the liquidator is person itself. समझ में आ गया? इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ ये बात, फाइनल में आता है ये सब कुछ। इंटर में सिर्फ लिस्ट दिया है। मैंने आपको बोला वो शिपिंग बिजनेस और नॉन रेसिडेंट में टैक्स ले लेने का, मैंने ऐसा कहाँ बोला आपको कि कितना लेने का, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। कितना लेने का, कितना परसेंटेज लेने का, वो तो मैंने डिस्कस ही नहीं किया। वो करना भी नहीं है, क्योंकि उतने तक आएगा भी नहीं। आपको सिर्फ थियरी में पूछेंगे कि एक्सप्लेन, या तो आपको पूछेंगे कि लिस्ट डाउन द इंस्टेंसेस इन विच द प्रीवियस ईयर एंड द असेसमेंट इज रिमेन सेम। तो आपको ये 5 एक्सेप्शन लिख के आए। पहला क्या बोलो, शिपिंग बिजनेस और नॉन रेसिडेंट। सेकंड परमानेंटली, ओके ना। थर्ड में क्या होगा, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और रादर वी कैन हैव सम कॉमन टाइटल्स एंड डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। ओके, तो वो टाइटल आप लिख के आ जाओगे तो मार्क्स मिल जाए। ओके, नंबर 4, ये लास्ट, that is bodies incorporated for short duration। मतलब ऐसे इंस्टीट्यूशन जो किस पर्पस के लिए बने, शॉर्ट ड्यूरेशन। मतलब ऐसे संस्थान जो काफी कम टाइम के लिए बने हैं और फिर वो अपने आप क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। क्या लिखा हूं मैं, बॉडीज, मतलब बॉडीज नहीं याद रहता है तो क्या याद रख लो, पर्सन इनकॉर्पोरेटेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। और फॉर पर्टिकुलर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि फॉर द विच इवेंट, पर्टिकुलर इवेंट के लिए वो लोग क्या हुए, एक एसोसिएशन उन्होंने बनाया है। जैसे समझना मैं जो बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि हमको है ना एक ऑटो एग्जीबिशन रखना है। क्या रखना है, ऑटो एग्जीबिशन। और बहुत ही हमको कौन से लेवल पे करना है, एट वेरी ग्रांड लेवल और एट वेरी ह्यूज लेवल। ओके, सो दैट हमने क्या किया, तो हमने सारे जो हमारे क्या थे, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, उनको हमने क्या किया, अप्रोच किया और ऐसा बोला कि हम एक ऑटो एग्जीबिशन रखने वाले हैं। मारुति वाले को, hyundai वाला, ठीक है ना, सारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको अप्रोच किया, इवन द ईवीज आल्सो देयर। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या सोचा कि ये सब है ना एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अलग अलग करते हैं, एक क्या करते हैं, कॉमन प्लेटफॉर्म पे करते हैं। तभी कॉमन प्लेटफॉर्म पे करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा दोस्तों, एक एसोसिएशन। इसको हम लोग बुलाते हैं एसोसिएशन ऑफ, क्या बुलाते हैं, पर्सन। So what is the objective of incorporation of this association? To make event successful. Okay, यही हमारा objective है। And once the event is completed, then the association is also dissolved automatically. ठीक है ना, तो once हमारा एक बार objective क्या हो जाता है, objective क्या है अपने, परमानेंट ऑब्जेक्टिव है। परमानेंट एसोसिएशन अपना कि एसोसिएशन शॉर्ट टर्म है। वंस द इवेंट इज कंप्लीटेड तो हम अपने आप ही क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। तो हमने ना एक प्लेस शॉर्टलिस्ट किया है। ठीक है, मतलब शॉर्टलिस्ट किया है एक प्लेस। ठीक है, मान लो कि वो प्लेस हमने जो शॉर्टलिस्ट किया है वो समवेयर इन, कहाँ पे, बेंगलुरु। मतलब मैंने बेंगलोर लिखा है, बट बेंगलुरु में आपने उसको क्या किया है, उसको शॉर्टलिस्ट किया है। मतलब वहां पे वो पूरा इवेंट आप रखने वाले। तभी क्या होगा, इवेंट बहुत बड़ा है, तो उसके लिए आपको क्या रेंट पे लेना पड़ेगा, तो आपको ग्राउंड रेंट पे लेना पड़ेगा। तो वहां पे लोकेशन आपने शॉर्टलिस्ट किया है, एक ग्राउंड आपको बेंगलोर में मिल गया, आपने उसको क्या कर लिया, रेंट पे ले लिया। ठीक है ना, उसके लिए वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से क्या करना है, रेंट पे लेना है। तो ग्राउंड रेंट का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये पेमेंट किसी के पर्सनल अकाउंट से जाएगा, बोलो किसी के पर्सनल अकाउंट से जाएगा कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सो नाउ अगर आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन में जाओगे, द पिक्चर विल कम दैट आपको है ना बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, बैंक। अभी बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए पैन कार्ड चाहिए होता है, तो पैन कार्ड करवाना पड़ेगा। पैन कार्ड करवाने जाओगे तो वो क्या बोलेगा, बोले किस पर्पस के लिए पैन कार्ड करना है, बोले सर इसी इवेंट के लिए करना है। तो तुमको पैन कार्ड जो होगा ना वो परमानेंट मिलेगा कि टेम्पररी मिलेगा। और जो लोग जीएसटी थोड़ा बहुत पढ़े हैं उनको तो ये भी पता होगा कि इस केस में तो आपको कंपलसरी जीएसटी भी लेना पड़ेगा। जिनका बाकी है उनका होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो उनको तो कंपलसरी क्या लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर भी लेना पड़ेगा कि नहीं। अभी हुआ क्या, तुमने बैंक अकाउंट खुलवाया, पैन कार्ड वगैरह है आपका, पेमेंट किस में होगा, वो आपके बैंक अकाउंट से नहीं होगा, किसके अकाउंट से होगा, एसोसिएशन से। फिर उसके लिए बाद में क्या किया, तो वो टेंट वाले को बुलाया तुमने। ठीक है ना, सब खड़ा करना पड़ेगा ना स्ट्रक्चर, तो वो टेंट वाले को बुलाया। ठीक है ना, वो वहां पे कोई लोकल तंबू वाला था, पकड़ लिया तुमने। ठीक है ना, उसको बोला कि इस तरह से इंडस्ट्रियल सेटअप करके दे देंगे।
फिर ये तो तुम्हारे खर्चे हो गए, ये तुम्हारे क्या हो गए एक्सपेंस, मैंने दो ही रखे मेन में। अभी इनकम क्या क्या होगी बोलो। एक तो हमने क्या किया होगा, दो हमने क्या किया होगा, एरिया दिया होगा कंपनी वाइज, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है वो हमने दिया हुआ है टाटा वाले को, एक दिया हुआ है महिंद्रा वाले को, तो उससे भी हम क्या लेंगे, रेंट लेंगे, फ्री में थोड़ी करने देंगे। तो मान लो हमारा एरिया जो हमने रेंट पे दिया ये हमारा इनकम होगा, प्लस क्या होगा एडवर्टाइजमेंट होगा, प्लस होर्डिंग्स वगैरह हमने लगवाए होंगे, तो उन सब का भी क्या होगा इनकम। अभी हुआ क्या पता है दोस्तों, 6 करोड़ का रिसिप्ट है और सामने खर्चा पड़ा है 4.5 करोड़ का, मतलब हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। Our intention is not to earn the profit. Now this 6 minus 4.5 crore मतलब 1.5 crore is not the intentful income. तो इनकम टैक्स वाला क्या बोलता है, बोले हम इंटेंशन पे टैक्स नहीं लगाते, हम इनकम पे टैक्स लगाते। तो इनकम हुआ ना तो क्या देंगे, बट अभी ये जो एसोसिएशन था ना दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ कितने दिन के लिए एग्जिस्टेंस में आया था, 45 लाइक समवेयर इन नियर जुलाई एंड के आसपास वो एग्जिस्टेंस में आया था। मतलब जुलाई एंड में मैं पकड़ के चलूं तो सितंबर तक तो उसका नामो निशान साफ हो जाएगा। और असेसमेंट ईयर तक अगर आप वेट करोगे तो उस ग्राउंड पे जाओगे जहाँ पे उसका एड्रेस था, ना कोई मिलेगा, ना तंबू मिलेगा, ना कार मिलेगा, सब क्या मिलेगा, खुला मैदान मिलेगा। तो क्या होगा बोलो, ये 1.5 करोड़ पे मान लो टैक्स लेना था आपको, अप्रोक्स 50 लाख के आसपास, तो गया ना 50, तो क्या करने का बोलो, तुरंत ले लो भाई टैक्स। जब वो डिसॉल्व होने वाला है उससे पहले क्या ले लो टैक्स, और नहीं दे रहा है तो अकाउंट में से सीज कर लो, वो लोग कर देते सीज, मतलब पैसा पड़ा होगा ना खाते में उसको वो लोग क्या कर लेंगे, सीज कर लेंगे। इसमें डेजिग्नेटेड पर्सन होगा ही, डेजिग्नेटेड पर्सन मतलब अभी पूरा एसोसिएशन जाके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से थोड़ी बात करेगा, एक व्यक्ति आपको अपॉइंट करना पड़ेगा ना। जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है, तो मान लो 2 पार्टनर है, तो दोनों जने की थोड़ी बात करेंगे, इनकम टैक्स वाले क्या बोलेंगे, आपस में डिसाइड कर लो कौन है डेजिग्नेटेड पार्टनर, फिर आना हमारे पास। मतलब 4 पार्टनर है तो चारों 4 जने जाके बात करेंगे कि वी हैव टू अपॉइंट वन डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर वो आप पूरे फर्म के बिहाफ पे क्या करेगा, इनकम टैक्स वालों से बात करेगा। तो मान लो फर्म ने कोई कांड किया, तो फर्म ने कोई कांड किया तो डिपार्टमेंट पहले मुझे पकड़ेगा, फिर किसको पकड़ेगा, बाकी को पकड़ेगा। तभी मान लो एसोसिएशन ने कोई कांड किया तो हम पहले किसको पकड़ेंगे, वो डेजिग्नेटेड अपॉइंटेड पर्सन, और फिर हम किसको पकड़ेंगे अगर कोई मिलेगा तो, ठीक है ना। बाकी तो अपने को तो डेजिग्नेटेड पर्सन ही नहीं मिल रहा है तो बाकी तो कहाँ से मिलेंगे, समझ आ गया। तो क्या हो गए, 4 हो गए, क्या बोलो, पहला शिपिंग बिजनेस ऑफ मॉडल, दूसरा, तीसरा, थर्ड क्या था, discontinuation of business or the liquidation of companies, dissolution of partnership firm, ठीक है ना। एंड फोर्थ हमने क्या डिस्कस किया, bodies incorporated for okay, now the person incorporated for short duration, once the purpose is completed they are automatically dissolved. I hope you are comfortable with this, ठीक है ना। तो ये तुम लोग ध्यान रखना। पांचवा जो है वो मैं सिर्फ ओरली बोल रहा हूँ, उसका एग्जाम्पल समझने के लिए इंटरनेशनल टैक्सेशन का नॉलेज होना जरूरी है, बट वो अभी तक नहीं कर पाओगे। तो पांचवा सिर्फ याद, सिंपल ही है, दैट पर्सन ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्सेस, इतना ही है। मतलब एक व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी को क्या किया है, ट्रांसफर कर दिया है, ओनली टू अवॉइड व्हाट, टैक्सेस, ठीक है। हवाला ट्रांजेक्शन या ऐसा कुछ करके किया है, तो बेनामी ट्रांजेक्शन भी हो सकता है। तो ये पांचवा आपको याद रखना, ओके। सेकंड या थर्ड पेज पे ही होगा, ठीक है, तो आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया है। डन, कोई डाउट हो तो पूछ लो, बाकी अपने यहाँ तक रखते हैं, ओके ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल ही है ना।